हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन के ऊपर। लास्ट टू वीडियो में मैंने 11th का कंप्लीट रिलेशन और साथ ही साथ उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा दिया हूँ। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक आ रही है, उसको क्लिक करके पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये लेक्चर और भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि क्लास 12th में है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से। बट मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि एक्चुअली रिलेशन होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट x एंड y है, जिसमें 2 एलिमेंट 7 एंड 8 है और दूसरे सेट y में 3 एलिमेंट 5 4 एंड 2 है। तो देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होता है 7 5 7 4 7 2। और यहाँ से जो हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और ठीक इसी प्रकार 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 8 5 8 4 एंड 8 2। तो यहाँ से हमें ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। तो टोटल हमें 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। बट 6 ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हम लोग 2 टू दी पावर 6 सबसेट को लिख सकते हैं, बिकॉज सेट थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जितना भी एलिमेंट उस सेट में होता है 2 की पावर उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रख दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y आया है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू दी पावर 6 होगा। तो इसमें तो एक सेट 5 होगा जो इसका सबसेट हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि कोई भी सेट खुद का एक सबसेट होता है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी खुद का एक सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका दो सबसेट तो ये हो जाएगा, बाकी और भी बहुत सारा सबसेट होगा। बट मैंने आपको रिलेशन की डिफिनीशन में क्या बताया था कि ये जितना भी सबसेट बनेगा 2 टू दी पावर 6 उसमें से हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा। आइए मैं कुछ सबसेट को दिखाता हूँ। जैसे ये वाली एग्जांपल देख लीजिए। तो इसकी हेल्प से आप लोग ये ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं 7 5 7 2 8 4 एंड 8 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो देखो ये जो R है, ये R भी इसका एक सबसेट है, और इसका ये सबसेट है, मीन्स ये R एक रिलेशन है। आइए अब हम लोग इस सेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वही दो नॉन एम्प्टी सेट x एंड y है, और x और y को हम लोग कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि हमें ये सारे ऑर्डर्ड पेयर से मिल रहा है 7 5 7 4 8 4 एंड 8 2। तो आप गौर से देखोगे ये इसका कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कोई भी सेट होता है तो उसको हम लोग रिलेशंस बोलते हैं। तो देखो ये R भी एक रिलेशन है। तो इस तरह से बहुत सारा रिलेशंस पॉसिबल है। मतलब इसका जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उतना ही इसका रिलेशन हो जाएगा। तो सारे रिलेशंस का तो हम नाम दे नहीं सकते हैं, तो उनमें से कुछ सेलेक्टेड रिलेशन को कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं। जैसे कि इसका टोटल 2 टू दी पावर 6 सबसेट होगा तो उसमें एक सबसेट 5 ही होगा, दूसरा ये खुद अपने आप का एक सबसेट होगा, मीन्स x क्रॉस y भी अपने आप का एक सबसेट होगा। तो देखो बच्चों, ये जो दो सबसेट है, एक एम्प्टी सबसेट और दूसरा ये खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये एम्प्टी सबसेट को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं एम्प्टी रिलेशन। और ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको नाम देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमारा एम्प्टी रिलेशन ये हो जाएगा 5, और हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा ये खुद सेट, ये खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एम्प्टी रिलेशन और ये यूनिवर्सल रिलेशन ये दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस की, लाइक आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, बहुत सारी टाइप्स की रिलेशंस है। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे इसी सेट के ऊपर तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका भी कितना सबसेट हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर है, मीन्स टोटल 16 सबसेट होगा। और वो सारे 16 सबसेट 16 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रिलेशन होगा।
बट उसमें से किसको हम लोग क्या नाम देंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में 1 1। जब हम लोग यहाँ से ये करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 2, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 2। अब वहीं इसकी बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 1 एंड 2 2, तो ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 2 2। तो यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट होगा। तो बच्चों गौर से देखो, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा इसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसका हर एक एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेटेड हो। और वहीं पे हम लोग यदि इस आइडेंटिटी रिलेशन में अगर हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, तब इसको हम लोग एक दूसरा नाम दे देते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोलते हैं। और अगर उसमें ये भी ऐड कर ले तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा, बट ये आइडेंटिटी नहीं रह पाएगा। बिकॉज आइडेंटिटी रहने के लिए यूनिक पहचान होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि उसमें जितना भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, तभी उसको हम लोग आइडेंटिटी बोल पाएंगे। और मान लीजिए कि हम लोग एक ऐसा रिलेशंस को लिख देते हैं जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट ही ना हो, मतलब एक भी डायगोनल एलिमेंट ना हो, तो उसको हम लोग इरिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। समझ रहे हो ना, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन को इस तरह से आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड इरिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग वन बाय वन और भी अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं। सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, उसमें जब उसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो वहां पे आपको एक इस तरह से डायगोनल एलिमेंट कुछ इस तरह से, तो देखो ये वाली जो डायगोनल एलिमेंट है ये सिर्फ खुद से ही रिलेटेड है। तो ऐसा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर होगा, इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसमें सिर्फ ये दो ऑर्डर्ड पेयर ही आइडेंटिटी रिलेशन फॉर्म कर पाएगा। और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 1 एंड 2 2। वहीं पे यदि हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात करेंगे, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन पूछा जाए किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, तो उसका आंसर हमेशा एक होगा, क्योंकि जब भी आप मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो उसमें सिर्फ एक ही डायगोनल होगा और उस डायगोनल में जितना भी एलिमेंट होगा वही अपना आइडेंटिटी रिलेशन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन आपको अब और भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के ऊपर। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास वही नॉन एम्प्टी सेट ए है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ रहा है। तो देखो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है और ये भी डायगोनल एलिमेंट है, बट इसमें अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो अब क्या है कि ये आइडेंटिटी हमारा नहीं रह रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। तो यहाँ से इसका ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यदि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, अगर इसमें सिर्फ हम लोग यही वाली ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करेंगे तो भी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, और यदि हम लोग इसको कुछ ऐसा लिखे तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इसको आप लोग गौर से देखो। तो ये क्या है, इसका हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये वाली आप देख सकते हो, ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आइए अब हम लोग बात करते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस के ऊपर। तो हमारा इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होगा कि इरिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है इसका जितना भी एलिमेंट होगा उसमें से कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस ऑर्डर्ड पेयर में से हम लोग इसको रिमूव कर दे और इसको रिमूव कर दे तो बाकी जो बचेगा वो हमारा इरिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जब आप आइडेंटिटी रिलेशंस के साथ इसमें कॉमन लोगे तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। बिकॉज देखो हमारा आइडेंटिटी रिलेशंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 और 2 2, और जब आप इसको इसमें से कॉमन लीजिएगा 1 2 एंड 2 1 में से, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा।
तो यहाँ से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग इसको सेट एस नाम देते हैं या फिर रिलेशन एस नाम देते हैं, तो जब एस इंटरसेक्शन आई करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन एक डिसजॉइंट सेट होगा। तो यही इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमारा जो इम्प्टी रिलेशन होता है वो नॉन इम्प्टी सेट पे कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म नहीं कर सकता है। आइए मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई नॉन इम्प्टी सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट 1 एंड 2 है, और जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो R जो होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का यदि सबसेट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। और मान लो कि हमारा जो R1 है इसमें कोई भी सेट नहीं है, मीन्स ये नॉन इम्प्टी सेट है, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो बच्चों, ये जब नॉन इम्प्टी सेट होगा तो ये कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म कर पाएगा क्या? क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होने के लिए उसमें जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ जाते हैं तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। बट यहाँ पे आप गौर से देखो, ये R1 में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने का कंडीशंस है इसमें जितना भी एलिमेंट है कम से कम वो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होनी चाहिए। बाकी किसी और भी एलिमेंट से रिलेटेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ये ऐसा होना चाहिए 1 1 2 2। बट यहाँ पे इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए ये तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इम्प्टी रिलेशन ऑन नॉन इम्प्टी सेट इज नेवर रिफ्लेक्सिव। और उसी तरह से यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिया जा रहा है, इसको भी आप लोग कुछ इस तरह से सोच के और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इम्प्टी रिलेशन ऑन ए इम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज वेल एज इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक नॉन इम्प्टी सेट ए है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब क्या करोगे आप, इसे ए क्रॉस ए फाइंड कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइ ही आ जाएगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कुछ भी नहीं आएगा। और मान लो कि हमारा R1 इसका सबसेट हो रहा है ए क्रॉस ए का, तो R1 क्या होगा, हमारा R1 रिलेशन हो जाएगा। बट R1 में क्या है कि इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा और ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। और यहाँ पे R1 इंटरसेक्शन आई बोले तो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन और R बोले तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये दोनों का इंटरसेक्शन भी फा ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो मैं आशा करता हूँ कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड इरिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और साथ में ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक के ऊपर। तो बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, मान लीजिए एस कोई सेट है जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ये रिलेशंस होगा। बट ये सिमेट्रिक रिलेशंस तब कहलाएगा जब ए बी से रिलेटेड हो और बी भी ए से रिलेटेड हो। तो उस सिचुएशंस में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस है। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई नॉन इम्प्टी सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ये है। अब मान लीजिए कि एस कोई एक इसका सबसेट है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स हैं। तो देखो ये सिमेट्रिक हो पाएगा क्या, क्योंकि देखो ये 1 जो है 2 से रिलेटेड है और ये 2 भी 1 से ही रिलेटेड है। यदि डायग्राम में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 और 2 1। तो देखो ये 1 2 से रिलेटेड है और ये 2 1 से रिलेटेड है, मतलब हमारा जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। वहीं पे जब हम लोग बात करेंगे एसिमेट्रिक रिलेशंस का, तो इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर ये 1 2 से रिलेटेड होगा तो 2 को 1 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू एस whenever BA does not belongs to S. That is, relation is called asymmetric if and only if A related to B but B does not related to A. इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 1 2 से रिलेटेड है बट 2 2 से रिलेटेड है, मतलब 1 से रिलेटेड नहीं है।
तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा बट एसिमेट्रिक हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर। तो बच्चों एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस क्या हो जाएगा, इसमें ये बोला जा रहा है अ रिलेशन एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू एस whenever BA belongs to S and both the element A and B should be equals। अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल्स है तो इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे मिस्टेक से ये लिखा गया है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो ये फिर सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करना है। आइए अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल्स को देखते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट 1 2 3 है और यहाँ पे R कोई एक रिलेशन R है जिसमें सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 एंड 2 2। तो देखो यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड है और ये दोनों आपस में इक्वल्स भी है, जैसा कि हमारा कंडीशंस है। मीन्स इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और इस ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो यहाँ पे भी 2 2 से रिलेटेड है और ये दोनों आपस में इक्वल्स भी है, इसलिए ये भी एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। अ रिलेशन एस ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if AB belongs to S and BC belongs to S, then AC also belongs to S for all ABC belongs to S। आप इस एग्जांपल की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखो 1 2 से रिलेटेड है और यहाँ पे 2 1 से रिलेटेड है, तो इसका क्या कंडीशन है, 1 को भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इसका सबसे बढ़िया रियल लाइफ एग्जांपल हमारा ब्लड रिलेशन है। जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि आप इस एग्जांपल्स पे नोटिस कीजिए। मदर इज रिलेटेड टू डॉटर एंड डॉटर इज रिलेटेड टू फादर, बट मदर एंड फादर डज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट आवर ब्लड रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, बट सम कम्युनिटी blood relation is also transitive, but most of the case blood relation is not transitive. You can better understand if you are thinking about this and connect to our real life. So I hope you understand the meaning of transitive relations. Now let's move on our another important types of relation, that is equivalence relation। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस के ऊपर। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होगा कि कोई भी रिलेशन किसी सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, उसको हम लोग इक्विवेलेंस तब बोलेंगे जब वह रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो। मतलब कोई भी सेट अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट भी होता है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलेंगे। जैसे यदि हम लोग किसी प्लेन में पैरेलल लाइन के ऊपर बात करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा प्लेन है और इसमें बहुत सारे लाइन है, एक दूसरे का पैरेलल है। मान लीजिए ये हमारा L1 है, ये L2 है और ये हमारा L3 है, और भी बहुत सारे लाइन है, इसमें बहुत सारे अनगिनत लाइन है। तो समझने के लिए मेनली इस 3 लाइन पे फोकस कीजिए। तो यहाँ से आप नोटिस देखिएगा कि ये L1 L2 का पैरेलल है, तो L2 भी इसके पैरेलल होगा और हर एक लाइन खुद के भी पैरेलल है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि जो भी सेट्स का एलिमेंट होगा वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जितना भी लाइन्स है वो खुद का भी पैरेलल है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब वहीं पे ये दोनों का कंपैरिजन करें तो देखो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यदि हम लोग बात करें ट्रांजिटिव की, तो यहाँ पे देखो ये L1 L2 के पैरेलल है और ये L2 L3 के पैरेलल है, तो ये L1 L3 के भी पैरेलल है। मीन्स हमारा ट्रांजिटिव वाला कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो प्लेन में जितना भी लाइन्स पैरेलल होती है वो सारे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस का एग्जांपल्स है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसको हम लोग पोसेट भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशंस की तरह होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा कोई भी सेट्स इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा जब यदि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक की जगह पे यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा।
ये तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेगा उस टाइप की रिलेशंस को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है और यहाँ पे कोई रिलेशन आर कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया है, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2। देखो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए इसको हम लोग पोसेट बोल सकते हैं। पोसेट बोले तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसी तरह से आप इस एग्जांपल्स के ऊपर भी सोच सकते हो, लेस देन और इक्वल टू जो होगा ये भी हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस होगा। जैसे 3 लेस देन इज इक्वल टू 3 की बात करें तो ये देखिए, ये 3 खुद से भी रिलेटेड है। वहीं 4 लेस देन इज इक्वल टू 4 की बात करें, बिकॉज यहाँ पे रियल नंबर सेट हम कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, तो ये सब खुद से रिलेटेड भी होगा और आपस में इक्वल्स भी होगा, तो इसलिए ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस हो जाएगा। तो बच्चों यही टाइप्स ऑफ रिलेशन था, जितना भी 11-12 लेवल पे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस था वो सारा कवर कर लिया मैंने। आइए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय अ रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस, देन चूज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि आपको कोई एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और यहाँ पे आपको एक रिलेशन भी दिया गया है जो कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस मैंने क्या बताया था कि इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ये मिनिमम कंडीशंस था, मतलब एटलीस्ट वो खुद से तो रिलेटेड हो ही, साथ में किसी और से भी रिलेटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो इसमें हमारा पहला कंडीशन क्या होगा कि 1 को 1 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है भी। अब क्या होना चाहिए, 2 को 2 से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये भी है। अब 3 को 3 से रिलेटेड होना चाहिए, तो देखो बच्चों ये भी है। और 4 को 4 से भी रिलेटेड होना चाहिए, तो ऐसा भी है। तो रिफ्लेक्सिव होने का जो मिनिमम कंडीशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बाकी यहाँ पे ये बोला जा रहा है 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो आइए अब हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बोल रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमारा तीनों रिलेशन होना चाहिए, मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, मीन्स इक्विवेलेंस भी हो सकता है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये गलत है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, तो इसलिए ये तो गलत ही हो गया। बाकी ये तीन ऑप्शंस को हम लोग चेक करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। तो ट्रांजिटिव में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो कोई भी एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का 1 से रिलेटेड नहीं है, मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो किसमें हमारा सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है मीन्स ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और ऑप्शन ए की बात करें तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक व्हेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर एज r is equal to ab such that b is equal to a plus 1, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो मान लीजिए ये हमारा कोई सेट ए है जिसमें फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 और 6, और ये हमारा सेट बी है जो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, b इज इक्वल टू a प्लस 1। तो जब हमारा a 1 होगा तो b 2 हो जाएगा, मतलब 1 2 से रिलेटेड हो जाएगा। जब a 2 होगा तो हमारा b 3 हो जाएगा, तो ये इससे रिलेटेड होगा। जब ये 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, और जब ये 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, और 5 पे ये 6 हो जाएगा, और 6 पे ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरह का रिलेशन मिल रहा है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7। तो देखो बच्चों रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका हर एक एलिमेंट एटलीस्ट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो इसका कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। वहीं पे यदि हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 से रिलेटेड है तो 2 को 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए, तो इसका कोई भी एलिमेंट 1 से रिलेटेड है ही नहीं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में
कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें 2 1 से रिलेटेड हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 से है, 2 3 से है, 3 4 से है, 4 5 से है, 5 6 से है एंड 6 7 से है। मतलब 2 1 से कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब वहीं पे यदि हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 2 से है और 2 3 से है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 को 3 से रिलेटेड होना चाहिए, बट इस ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द रिलेशन r into r defined by r is equal to ab such that a less than is equal to bq, it is reflexive, symmetric और ट्रांजिट। देखो बच्चों, ये रियल नंबर पे डिफाइंड किया गया रिलेशन है, तो r का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए यदि हम लोग r इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं, तो जब a का मान 1 होगा तो हमारा b क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, तो ये 1 ही हो जाएगा। वहीं पे यदि a का मान 2 होगा तो b हमारा 8 हो जाएगा और a का मान 3 होगा तो ये हमारा 27 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरह का रिलेशन बन रहा है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 8 से रिलेटेड है एंड 3 27 से रिलेटेड है। इसी तरह 4 हमारा 64 से रिलेटेड होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। और सिमेट्रिक होने के लिए ये है कि हमारा यदि 2 8 से रिलेटेड है तो 8 को भी 2 से रिलेटेड होना चाहिए, बट जब आप लोग 8 का कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 1 2 से रिलेटेड होगा, तो इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव होने का कंडीशंस क्या है, यदि 2 8 से रिलेटेड है और 8 5 1 2 से रिलेटेड है तो इस 2 को इससे रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड था, बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बट इसके बाद आप लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, और आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। एंड इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम मी ऑन यूट्यूब, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।